हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रीति बेरवा। आप लोग स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बीएससी पार्ट फर्स्ट का, उसकी फर्स्ट यूनिट है। पिछले लेक्चर में हमने उसमें इंडक्टिव अफेक्ट के बारे में पढ़ा था, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट और रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि जो डीलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकती है। उसमें हमने फर्स्ट रीजन पढ़ा था इंडक्टिव अफेक्ट, सेकंड रीजन है इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट के कारण भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, डीलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट जो है वो अस्थायी प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है। अब अस्थायी प्रकार का कैसे है? इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट तभी होगा जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस होगी। मतलब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम किसी रिएजेंट से या अभिकर्म से रिएक्शन करवाएंगे, तब ही उसमें इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट जो है वो उत्पन्न होगा या वो शो करेगा। अगर हम रिएजेंट को हटा लेंगे तो जो इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट की जो प्रभाव हुआ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभिकर्म को अभिक्रिया से हटा लेने पर इलेक्ट्रोमेरिक जो अफेक्ट है या प्रभाव वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट क्या है? अस्थायी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है। और ये किन टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है? उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है या उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, या इसके अलावा किसी कोवलेंट बॉन्ड के पास अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एटम के पास, तो भी उसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट हो सकता है। लेकिन कब होगा? रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर एथीन का एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 कोई मॉलिक्यूल है मान लो। अब यहाँ पर दो एटम है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों कार्बन में से किसी की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। जिसकी तरफ शिफ्ट होंगे उस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ से शिफ्ट होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उस पर तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे शिफ्ट हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक्स एटम प्रेजेंट है, मतलब हेटेरो एटम मान लो, एक्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ पे हेलाइड्स मान सकते हो। तो यहाँ पे हेलाइड पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड जो कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स है उस पर शिफ्ट होंगे। उस पर शिफ्ट होंगे तो कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, एक्स जो एटम है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट हुए उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट उस दिशा में होता है जिसमें अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो, मतलब बहुबंध से बंधित अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर पाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो अपन जो एरो बनाते हैं उसका मुंह किसकी साइड होगा, ऑक्सीजन की साइड होगा या कार्बन की साइड होगा? तो आपको क्या देखना है, जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी भी स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। इंडक्टिव अफेक्ट भी इलेक्ट्रोमेरिक अफेक्ट की दिशा तय करता है। मतलब इंडक्टिव अफेक्ट वही हो गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर CH3 क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट है, मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है।
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ डोनेट करेगा, CH उसकी तरफ। अब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ शिफ्ट होंगे, इसीलिए CH पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH2 पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर आया है, CH पर आया, सॉरी नेगेटिव चार्ज CH पर आया और पॉजिटिव चार्ज CH2 पर आया। अब ये क्यों आया, क्योंकि जो OH मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन जो एटम है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, CH2 पर, और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, CH पर। थर्ड जो फिनोमेना है वो है रेजोनेंस, जिसे हम अनुनाद भी कहते हैं। रेजोनेंस के कारण भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकती है, डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे मॉलिक्यूल में फैल सकते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, जब किसी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है या उसकी स्ट्रक्चर होती है, अगर उसको हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझा नहीं सकते तो उसकी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर दी जाती है। अब उसकी अलग अलग, एक ही कंपाउंड की अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो एक जो स्ट्रक्चर है, मतलब प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी उसके कैरेक्टर को क्या करती है, शो करती है। मतलब उसकी हर स्ट्रक्चर से उसका एक मतलब किसी न किसी कैरेक्टर के का हम पता कर सकते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं भी कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मतलब जो वास्तविक संरचना है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स आई है, देखो, अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेट हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल की अगर दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर है तो वो सारी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड किसे बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की जो वास्तविक स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। रेजोनेंस से किसी कंपाउंड की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। अब किसी भी मॉलिक्यूल की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजोनेटिंग हाइब्रिड और जो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो किसी भी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम, मतलब सबसे स्थायी संरचना होती है की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो किसी मॉलिक्यूल की वास्तविक संरचना है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर इस और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर दो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दो टर्म्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है उनका, उनके डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस के कारण ही जो बेंजीन रिंग है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। रेजोनेंस का सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बारे में आप लोग सब 12th में पढ़ के आए होंगे। केकुले ने इसकी स्ट्रक्चर दी थी। केकुले के अकॉर्डिंग इसकी दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट और सेकेंड। डेबार ने इसकी स्ट्रक्चर दी, उसके अकॉर्डिंग इसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई, रेजोनेंस के कारण ही। और इनको हम क्या बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग संरचनाएं बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। इसमें दोनों ऑक्सीजन कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब CO2 की भी 3 टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है इसकी, अब फर्स्ट इसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी, फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी बनेगी, सेकेंड और थर्ड। एक में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा,
और एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। थर्ड जो एग्जांपल है वो कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3-2। की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दी गई है 3। फॉर एग्जांपल है एलाइल कीटाइन का। एलाइल कीटाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज दोनों जो कॉर्नर वाले CH2 उन पर किसी पे भी हो सकता है, तो इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो फर्स्ट इसके लिए कंडीशन है कि प्रत्येक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें एटम की स्थिति सेम रहेगी, मतलब कि अपन जो 2-3 जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बेंजीन रिंग के 2 स्ट्रक्चर बताइए और CO2 के 3 स्ट्रक्चर बताइए, तो उनमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो एटम्स जो है वो अपनी जगह पर ही प्रेजेंट है सारी स्ट्रक्चर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी सभी स्ट्रक्चर में। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, केवल उनकी पोजीशन बदलती है। मतलब अनपेड और नॉन पेड इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के ऊपर उनकी जो संख्या है वो सेम रहेगी, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। पोजीशन क्यों चेंज होगी? पोजीशन चेंज होगी तभी तो अपन बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डीलोकलाइजेशन बोलेंगे। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल में या उस स्ट्रक्चर में युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे पास वाला जो एटम है उस पर सेम चार्ज कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले स्लाइड में CO2 का एग्जांपल देखा। अब कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। तो इसलिए सेम चार्ज 2 पास वाले एटम्स पर कभी भी नहीं आ सकता। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी लगभग समान होती है, इनकी ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है। फोर कंडीशन ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आयनिक संरचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब जिस एटम की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। वो ही जो स्ट्रक्चर होगी वो स्टेबल होगी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाओं का योगदान। फर्स्ट योगदान ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए, उनका तल एक होना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्लेन में होंगे तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी मोटिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो उतनी आसानी से डीलोकलाइज हो पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर प्लेन नहीं होगी, नॉन प्लेनर होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में क्या हो जाएगी? डिफिकल्टी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वाइनिल क्लोराइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड कंडीशन ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अधिक योगदान उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अधिक योगदान होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड अधिक प्रेजेंट हो। इसी प्रकार 1,3-ब्यूटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट का योगदान सेकेंड और थर्ड से अधिक होता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी जो दो टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो अब इसकी 3 स्ट्रक्चर बनी, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? फर्स्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट में कोवलेंट बॉन्ड की जो संख्या है वो क्या है? अधिक है। इसमें देखो कार्बन सबसे पहला वाला जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से है, वो भी कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद सारे जो हाइड्रोजन है वो तो कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए ही हैं। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड की जो संख्या है वो किस में है? फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। अब मान लो कि 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल की, अगर उनमें कोवलेंट बॉन्ड सेम है तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो जो अनचार्ज होगी, मतलब अनावेशित जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल होगी, वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस में अपना योगदान देगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब दोनों जो सेकंड और थर्ड है उनमें कोवलेंट बॉन्ड जो है सेम है। सेम कैसे है? ऑक्सीजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? एक।
उधर भी एक, कार्बन 4 ऑक्सीजन 3, तो इनमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड सेम है दोनों स्ट्रक्चर में। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें उस स्ट्रक्चर को हम अधिक योगदान, उस स्ट्रक्चर का योगदान अधिक मानेंगे जो अनचार्ज होगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पर कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, फर्स्ट वाली का। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग जो पास वाले एटम्स है, अगर उन पर विपरीत चार्ज प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर अपना अधिक से अधिक योगदान करेगी। फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो सेम होगी, जबकि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होगी, भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट जो आयन है उसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। अब तीनों जो स्ट्रक्चर है, मतलब फर्स्ट जो सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब तीनों इसकी जो CO3 कार्बोनेट आयन जो है उसकी तीनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम होगी। तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम है। तो ये रेजोनेंस में सबसे ज्यादा योगदान देगी। हमने कार्बोनेट आयन की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, यहाँ पर दिया गया है। 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, तो वह स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कीटोन का एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन एटम पर, क्योंकि ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, सेकंड वाली स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, क्योंकि थर्ड वाली में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है। 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज पास के एटम पर प्रेजेंट हो तो उसका जो योगदान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, नील हो जाता है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाती है सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होने के कारण। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, उसमें सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए आप, दोनों जो पास वाले कार्बन एटम है उन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो नील हो गई, एक तरह से इसका योगदान नील हो गया। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो हाइब्रिड है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। डीलोकलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन थ्रू रेजोनेंस। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा और आज भी मैंने बताया कि जो रेजोनेंस के कारण किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण वो स्टेबिलिटी कैसे आती है, रेजोनेंस अफेक्ट, मेसोमेरिक अफेक्ट या कॉन्जुगेशन अफेक्ट के कारण। तो किसी मॉलिक्यूल में अगर पाई सिस्टम के इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस के द्वारा पूर्ण मॉलिक्यूल में वितरण को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कहते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के इस डीलोकलाइजेशन को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस अफेक्ट या कॉन्जुगेशन अफेक्ट बोलेंगे। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन को क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन थ्योरी बोलेंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस अफेक्ट या कॉन्जुगेशन अफेक्ट। इसमें एक मॉलिक्यूल के एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जहां पर कम हो रही है वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन अफेक्ट है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। इस प्रकार के अफेक्ट को हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में मोस्टली देखते हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड जो कंपाउंड्स है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स और पाई बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। इनके बारे में हम आगे के जो चैप्टर्स है, जैसे बेंजीन के बारे हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, और जो एल्केन्स है उनके अंदर इन दोनों फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे।